सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सानका क्लासेस। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस क्लास में कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है वेल्डिंग में होने वाले कंज्यूमेबल आइटम के बारे में हमने पढ़ा था और दिखा था, उसको एक्सप्लेन किया था। जैसा कि आप जा सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शंस में। तो हमने पहले स्टार्ट किया था फिलर रड के बारे में, फिर इलेक्ट्रोड के बारे में। तो आज उसी का हम जो है यहाँ पे क्लास लेके आए। आज के क्लास में आपको कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग उसको देखेंगे कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। तो आपको पता है जैसा कि इलेक्ट्रोड का क्या फंक्शन है, इलेक्ट्रोड क्या होता है। बेसिकली ये हमारा फीलर मेटल प्लस फ्लक्स का जो है एक मिश्रित रूप है, जो कि हमारा मैनुअल आर्क वेल्डिंग में यूज होता है ना। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज जो है, जो आप जब इलेक्ट्रोड का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वह कोडिंग कि इसलिए कि अब जब मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तो बिना कोडिंग का आपको इलेक्ट्रोड जो है शायद ही मिले मार्केट से, या आपको एक इलेक्ट्रोड का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो कोडिंग के थ्रू होता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट में जो अलग अलग इलेक्ट्रोड है तो उसमें से आपको किस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता है उस कोडिंग के थ्रू आप ले सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो लोग जो है मेडिसिन का कई बार नाम देते हैं, और कुछ डॉक्टर्स का कंपोजिशन लिखते हैं। तो अगर कंपोजिशन लिखते हैं तो उस कंपोजिशन के साथ जो भी मेडिसिन होगी वो आपको वो अलग अलग नामों से मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने एक बार नाम लिख दिया तो उस नाम से एक ही मेडिसिन होगी जिसका कंपोजिशन हो सकता है अलग भी हो और सेम भी हो सकता है ना। इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोड में जो है, इलेक्ट्रोड का जो कोडिंग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग मशीनों के लिए, अलग अलग वेल्डिंग मटेरियल के लिए हमें अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोड होती है। तो ऐसे में क्या होगा, हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग खरीदें, कौन सा मार्केट से ले आए, ठीक है। और दूसरा चीज है कि मार्केट में भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि इलेक्ट्रोड, सीधा इलेक्ट्रोड बोलेंगे तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड देगा ये तो नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कोड डेवलप किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल नंबर में इंडिया का जैसे +91 कोड दिया जाता है ना। इस तरह से बांग्लादेश जाएंगे और पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ की अलग अलग कोड होगी, यूएसए की अलग कोड होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा अलग अलग कोडिंग सिस्टम चलता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका भी कोडिंग सिस्टम है। ऐसे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जिसने इस कोड को डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है, इसके अलावा भी हमारा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इसके अलावा हमारा जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड IS 814 1991 है। और इसी का अपग्रेडेड वर्जन जो है, जो कि रिसेंटली अपग्रेडेड किया गया है ना, स्टेप बाय स्टेप किया गया, जो कि ISO है, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दूसरा हमारा सबसे ज्यादा यूज जो हो रहा है वो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, शॉर्ट में आपको AWS लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अब दोनों में क्या अंतर है मार्केट में, जनरली ये आपको कोडिंग ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रोड में, ठीक है। और मैं देखता हूँ अगर इलेक्ट्रोड अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको कोडिंग भी दिखा सकता हूँ। यस, हाँ, इलेक्ट्रोड मिला एक। चलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहां से दिखेगा नहीं, अगर मैं फिगर देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ E6013। यहाँ पे अगर देखिए गौर से, फोकस हो पा रहा होगा तो, नहीं हो पा रहा है, ओके कोई नहीं। चलिए, तो आप जस्ट बिलीव कीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इसमें कोडिंग लिखा हुआ है E6013, है ना। ई अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, E6013। अब इसका हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से इसकी कोडिंग की क्या आवश्यकता हो, कोडिंग का क्या वैल्यू है। जैसे यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है E4022, है ना, ऐसे, जिसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अब जो ये तो हमारा वेल्डिंग सोसाइटी है, पहले इसके बारे में जानते हैं, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कोडिंग के बारे में और इंडियन स्टैंडर्ड कोडिंग के बारे में। तो सबसे पहला जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोडिंग है, ये पूरा डिटेल्स आपको देगा, पूरा डिटेल जो है इसका स्पेसिफिकेशन देगा, ठीक है। इसमें जो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 एक खाका है, देख सकते हैं आप, बॉक्स बना हुआ है, 9 बॉक्स, है ना, जिसमें कि पहला 2 बॉक्स जो है वो लेटर रहेगा, ठीक है। और
बीच का जो चार है लेटर बॉक्स है, बीच का जो चार बॉक्स है, पहला जो दो लेटर है फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये दो लेटर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ ई एंड ए, इसका मीनिंग है ई फॉर इलेक्ट्रोड, ए जो है हमारा ये टाइप्स ऑफ फ्लक्स है, कवरिंग है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ये चार डिजिट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा डिजिट होगा इसमें, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। इसकी मीनिंग होगी, इसका जो है जैसे यहाँ पे 4326 इसका दिया हुआ, आगे हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है आसानी के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये लेटर लास्ट में जो लिखा था ये ऑप्शनल होता है, कहीं पे दिया हुआ रहता है, कहीं पे नहीं भी दिया हुआ रहता है, और ये लेटर होंगे तीन लेटर, तो दो इधर से चार इधर, 6 + 3 9 डिजिट का है। तो इंडियन स्टैंडर्ड में जो है ये पूरा डिटेलिंग देता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत सारा कोड याद रखना पड़ेगा, है ना। 9 डिजिट तक 9 का मीनिंग होगा, तो ये कोड हमको याद रखना पड़ेगा। जो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है इसमें केवल और केवल चार बॉक्स होते हैं, और आपको एक लेटर होगा, चार डिजिट होगा, ठीक है। जिसको अब इसको देख सकते हैं, इसको याद रखना आसान है, चीज़ों को समझना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पतला डायमीटर का होता है काफ़ी, है ना, छोटा 3.1 mm 15 mm डायमीटर होता है, तो उस पर इस चीज़ों को अंकित करना यानी कि प्रिंट करना, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर इतने सारे लेटर को प्रिंट करेंगे तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, प्लस इसको याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एग्जाम में आता है, इसलिए हमको पढ़ना है, इसको समझना है डिटेल्स में, है ना। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी 4 डिजिट का है, ठीक है, तो इसको हमको याद रखना भी आसान होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक एक करके चलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है हमारा। तो जो पहला जो लेटर है हमारा ई जो लिखा हुआ है, ये हमारा दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हमारा इलेक्ट्रोड बन रहा है वो किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से है। तो यहाँ पे कई बार ई रहेगा, कहीं पे आर रहेगा, तो ई का मतलब है हमारा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो है एक्सट्रूजन प्रोसेस से बना हुआ है, एक्सट्रूजन प्रोसेस से बना हुआ है, ठीक है। अगर आर रहेगा तो ये हमारा इलेक्ट्रोड है जो कि रीइंफोर्समेंट तरीके रीइंफोर्समेंट प्रोसेस से बना हुआ है। अब एक्सट्रूजन क्या होता है और रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा आप सुबह सुबह टूथपेस्ट ले जब टूथपेस्ट आप जो है ब्रश करते हुए निकाल लेते होंगे, जो पेस्ट से जो एक पैकेट होता है उसके अंदर, तो आप देखते हो पीछे से प्रेस करते हैं, तो क्या होता है उससे टूथपेस्ट जो है, जो पेस्ट है उसका बाहर निकलता है, तो वो एक प्रोसेस है, एक्सट्रूजन का एक प्रोसेस है। आप उसको एक जस्ट एग्जांपल करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्निक है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है वो दो तीन तरीके से है। एक तो है जो ये बनाया गया है, इसमें देखते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म कोटिंग के थ्रू ये बनाया गया है, जिसमें कि एक पतला वाला चीज है, ये हमारा क्या है, इसका फिलर रड है, और इसके ऊपर जो है कोटिंग है, ठीक है। और ये एक्सट्रूजन प्रोसेस है। एक्सट्रूजन में आप समझ सकते हैं कि एक डाया होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इसको जो है प्रेस करके निकाला जाता है, जिससे हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की और यूनिफॉर्म डायमीटर की इलेक्ट्रोड मिलती है। जो पहले टेक्निक यूज होता था वो डिपिंग टेक्नोलॉजी होता था, जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, फ्लक्स को एक सेमी सॉलिड यानी कि एक घोल टाइप में जो है उसको रखते थे बाल्टी में, और उसमें क्या करते थे, फिलर रड को डिप करके बाहर निकाल लेते थे, तो वो हमारा बनता था डिपिंग टेक्नोलॉजी से। तीसरा टेक्निक क्या है कि हम लोग इस पे रीइंफोर्समेंट करते हैं, जिस मटेरियल का रिक्वायरमेंट हमें बेस मेटल में ज़्यादा होता है, उस मेटल को हम लोग इस पे रीइंफोर्समेंट करते हैं, उससे होता है। तो ये हमारा जो है बेसिकली ये जो टेक्निक है, ये हमारा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए डेवलप किया गया है। ये जो हमारा जो कोडिंग है बेसिकली वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए किया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रोड है, और इसमें बेयर इलेक्ट्रोड नहीं होता है, बल्कि कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो कई बार यहाँ बुक में कोटेड इलेक्ट्रोड भी दिया जाता है ना इस चीज को। तो ये तो पहला लेटर क्या देगा, हमारा इलेक्ट्रोड, और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से बना गया है वो है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड जो कोड है वो हमारा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड कोड जो है वो हमारा, इसके ऊपर कौन सा लेपिंग है, कौन सा कोटिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके ऊपर देखते हो कि ये पतला सा जो है, पतला सा डायमीटर है, ये क्या है, हमारा फिलर रड है, इसके ऊपर लेपिंग किया गया है ना को। तो ये जो लेपिंग किया गया है ये हमारा फ्लक्स है। तो ये किस तरह का फ्लक्स है वही हमारा सेकेंड वाला लेटर दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड कोडिंग जो है वो टाइप्स ऑफ कवरिंग है। अगर ए रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक फ्लक्स, है ना। अगर बी हुआ तो क्या हो जाएगा, बेसिक फ्लक्स, ठीक है। सी जो है सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज टाइप ऑफ फ्लक्स, है ना। आर जो है वो रूटाइल, रूटाइल टाइप, RiO2 होता है इसका, है ना, कोड, ठीक है। रूटाइल टाइप ऑफ फ्लक्स है ना। सो आर से आर मतलब हुआ कि हैविली रूटाइल, हैविली रूटाइल फ्लक्स होगा। और एस जो है हैविली, हैविली रूटाइल, रूटाइल फ्लक्स, ठीक है। एस जो है एनी अदर टाइप का, एनी अदर टाइप ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ये कोड जो है आपको, ये जो कोड है सेकंड वाला कोड, वो आपको वहां पे मैंने दिखा दिया है ना। सेकंड, अगर ए है इसका मतलब यहाँ पे हमारा एसिडिक फ्लक्स है, अगर बी होता तो वहां पे बेसिक फ्लक्स होता है, सी होता है तो सेलुलोज टाइप ऑफ फ्लक्स होता है ना। आर होता है तो रूटाइल टाइप ऑफ फ्लक्स होता है, आर होता है तो हैविली रूटाइल फ्लक्स। एस यानी कि कोई अदर टाइप का अगर फ्लक्स फ्यूचर में अगर डेवलप हो या आविष्कार हो तो उसको जो है हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। तो आप याद रखिए यहाँ पे कोडिंग जो होगा, अगर सपोज यहाँ से कोडिंग इस तरह से हो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो अगर ये आर है और ये सी है, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड जो है वो रिइंफोर्समेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और जो सी है वो हमारा सेलुलोज टाइप ऑफ फ्लक्स है। चलिए ये दो चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग डिजिट पे आते हैं, है ना। तो पहला जो डिजिट है वो हमारा दिखाता है जो इलेक्ट्रोड का टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है और इसका यील्डिंग स्ट्रेंथ क्या है। तो सेकंड कोड जो है वो दिखाता है। तो इसमें आपको बस याद दो चीज याद रखना है, ये जो कोड होगा सेकंड वाला कोड, थर्ड वाला कोड जो थर्ड डिजिट, सेकंड ये वाला जो थर्ड डिजिट है ना, तो ये हमारा जो है कोड होगा। तो यहाँ पे 4 और 5 होगा, तो 4 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी 410 से 510 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। ये स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है हमारी होगी। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग खींचते हैं, ठीक है, तो खींचेंगे तो क्या होगा, कुछ जैसे इसको खींच रहे हैं इस तरह से खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेटल जो है इलोंगेट होते 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 धीरे धीरे टूट जाएगा, ठीक है। तो जब मेटल इलोंगेट होने लगता है तो इसमें क्या होता है, इसकी साइज चेंज होने लगती है, डायमीटर चेंज होने लगती है। तो उस कंडीशन में जो है हमारा इसकी जो है एक मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच ये मेटल जो है विथ स्टैंड कर रहा है अपने शेप को, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि वो टेंसाइल यानी कि स्ट्रेस की वो लेवल जो कि हमारा मेटल जो है उसको विथ स्टैंड कर पा रहा है, यानी कि अपने शेप को मेंटेन करते हुए उसको झेल पा रहा है, तो वो हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जब मटेरियल को हम लोग इससे बेंड करते हैं, जैसे कोई चीज को खींच रहे हैं तो क्या होता है उसमें शेप में चेंजेस आने लगती है, तो वो हमारा हो जाता है यील्डिंग। उसको बोलते हैं हम लोग यील्डिंग करना, मटेरियल यील्ड कर गया मतलब उसके शेप में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो वो हमारा हो गया यील्डिंग। तो हमारा ये जो चीजें हैं, ठीक है। तो अगर 4 रहेगा तो हमको उससे पता करना है कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 400 से 500 के बीच में, यानी कि 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से 510 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में होगा। और यील्डिंग स्ट्रेंथ 330 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसी तरह से कोड 5 होगा तो 510 से 610 के बीच में होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और जो है इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ 360 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से तो ये हमारा थर्ड कोड की बात हो गई, यानी कि इसकी बात हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो कोड है वो आपका है वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बात करता है। जैसे वहां पे यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 से मतलब क्या होगा, किस पोजीशन में, तो ये वाला पोजीशन में, यानी कि या तो फ्लैट होगा या हॉरिजेंटल होगा। तो ये कोड जो है हमारा 1 से लेके 6 तक होता है। पहला कोड जो है ऑल पोजीशंस के लिए, अगर यहाँ पे हमारा जैसे ये दिया हुआ है, हमने लिखा कि RC51, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल पोजीशंस के लिए हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ। अब ये वेल्डिंग पोजीशंस क्या होता है, तो वेल्डिंग पोजीशन में जो हम इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं और वो इलेक्ट्रोड किस तरह से मूवमेंट करता है, किस तरह से हमारा वेल्डिंग करता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, फ्लैट पोजीशंस, ठीक है, जिसमें कि वेल्डिंग हम लोग, है ना, डाउन हेड में करते आ रहे हैं। अब ये वेल्डिंग मेटल हमारा इस तरह से है, वेल्डिंग हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, है ना, यहाँ से इस तरह से करते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट वार्ड टेक्निक, ठीक है, फ्लैट पोजीशन में राइट वार्ड टेक्निक। और ये इधर से करते हुए जा रहे हैं तो लेफ्ट वार्ड टेक्निक फ्लैट पोजीशन में। तो यानी कि वेल्ड मटेरियल हमारा फ्लैट पोजीशन में है, इलेक्ट्रोड हमारा लेफ्ट वार्ड या डाउनवर्ड हो रहा है। इसी तरह से ये होगा,
है ना, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड, इधर में अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। इसी तरह से वर्टिकल पोजीशन में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यानी कि वेल्ड इस तरह से है, वेल्ड हमारा जो है इस तरह से है, वेल्ड हमारा इस तरह से, समझिए इस तरह से, और इलेक्ट्रोड इस तरह से वेल्ड कर रहा है ना, इस तरह। तो अलग अलग पोजीशंस होती है। और दूसरा तीसरा चीज क्या हो सकता है, हम हमारा वेल्डिंग हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो इसको ओवरहेड बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए दिया हुआ, एफ रिप्रेजेंट फॉर फ्लैट वेल्डिंग के लिए, एच हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, फ्लैट पोजीशन के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, वर्टिकल पोजीशन के लिए, ओवरहेड पोजीशन के लिए। तो यानी कि 2 लिखा हुआ है, बेसिकली हमारा यही रहता है जनरली वेल्डिंग में जो स्पेसिफिकेशन होता है तो उसमें रहता है, क्योंकि ये चारों चीज के लिए आ गया, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड, ओ फॉर ओवरहेड पोजीशंस के लिए, ठीक है। यहाँ से इसी तरह से 3 रहेगा तो क्या होगा, फिलेट एंड हॉरिजॉन्टल, 4 रहेगा तो फिलेट, हॉरिजॉन्टल, फिलेट हॉरिजॉन्टल, इसमें हमारा जो है एच आई जो है फिलेट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 5 में हो गया अपवार्ड, डाउनवार्ड, फोरहैंड, बैकहैंड, वर्टिकल एंड फिलेट, ये चीज के लिए हमारा रहेगा, ठीक है। 6 में अदर कोई पोजीशंस आएगी, है ना, 6 वाले में 6 कोड रहेगा तो एनी अदर पोजीशंस के लिए हमारा होगा। तो ये जो कोड है हमारा, जो 5th कोड है वो हमारा क्या है, वेल्डिंग की पोजीशंस के लिए इलेक्ट्रोड में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात किया, जिसमें कि हमारा जो कोडिंग है, पहला जो 2 लेटर था उसके बारे में बात किया, जो 4 डिजिट है उसमें हमने दूसरे तक की बात की है। अब जो 3rd डिजिट होगी उसकी हम लोग बात करते हैं, यानी कि इधर से देखें तो 6 पोजीशंस पे, है ना, तो सॉरी 5th पोजीशंस पे, 5th पोजीशन में हम लोग वेल्डिंग की बात कर लिए, ठीक है। 6 पोजीशंस पे हमारा जो है वो होगा 6 कोड, वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोड का कितना उससे मैक्सिमम वोल्ट करंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रोड किस तरह के करंट के लिए, यानी कि डायरेक्ट पोलैरिटी के लिए है या रिवर्स पोलैरिटी के लिए है, एसी के लिए है या डीसी के लिए है, इसके बारे में बात करता है। तो हम लोग इसके बारे में, यानी कि इस वाले के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बात हो गया, है ना, यहाँ से यानी कि 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देख सकते हैं, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो 6 जो है कोड है वो हमारे बात करता है वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो इसको याद रखना सबसे आसान तरीका है, ठीक है, यहाँ से कि आपको याद रखना है कि पावर जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, है ना, जो पावर होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। यहाँ से तो पहला जो अगर हम लोग एक डिसाइड कर लेंगे वोल्टेज तो करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर जनरली कांस्टेंट रहता है, 2-4% का लॉसेज होता है, मानते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस आएगी बट उतना चेंजेस यहाँ पे एडमिसिबल है, ठीक है। ऐसे तो जो पावर होता है, सपोज अगर 100 वाट है, 100 वाट है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग V इंटू आई। अगर हमारा वोल्टेज 50 वोल्ट है तो यहाँ से I निकाल सकते हैं, तो I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 2 एम्पियर, यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, करंट ऐसे। तो अब ये देखिए, अगर हमारा कोड में 0 है, 6 कोड में अगर 0 होगा तो वो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए, और वहां पे हम लोग जो है एसी की बात ही नहीं करेंगे, है ना, और वोल्टेज जो होगा वो अराउंड 50 के आसपास होगा, ठीक है। 1, 2, 3 कोड अगर हो, यानी कि इसमें जो है 1, 2, 3 कोड हो तो वो हमारा 50 वोल्ट के बारे में बात करेगा, जिसमें डीसी और एसी दोनों काम करेगा, ठीक है। और हमारा रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी दोनों की हम लोग बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, इस कोड में आएगा 6 में कितना है, 70 वोल्ट है, उसके अकॉर्डिंग करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड हो गया। इसी तरह से अगर 8 होगा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारा 6 कोड हो गया। ये जो है हमारा, ये मैंडेटरी है, किसी भी इंडियन स्टैंडर्ड में अगर जाएंगे तो इतना कोड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये जो है इतना कोड आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा जो 3 है वो हमारा ऑप्शनल होता है, ये वाली पार्ट जो है वो क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो H है हमारा, यानी कि 6 कोड है, वो आपका हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रोड के जलने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रोड जब पिघलेगा तो उसके साथ फ्लक्स भी पिघलेगा, वहां से हाइड्रोजन गैस कितना मैक्सिमम निकल सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 7th कोड हमारा जो है वो, अगर H1 है तो यानी कि up to 50 ml, H2 है up to 10 ml,
और H3 है तो 5 ml, यानी कि हम लोग अप टू 15 ml की बात करते हैं कि उतना हाइड्रोजन निकलेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं H का, है ना, H1 H2 H3, यानी कि जस्ट हमारा जो है कितना आपका हाइड्रोजन इवॉल्व होगा इलेक्ट्रोड के बर्न आउट होने के बाद, है ना, पिघलने के बाद जो मेल्ट होगा तो कितना वहां से हाइड्रोजन होगा उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो हमारा है मेटल रिकवरी का, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मेटल रिकवरी। अब ये क्या होता है, तो कई बार क्या करते हैं हम लोग जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा मेल्ट होता है, यानी कि वेल्डिंग करने को जब हमारा मेल्टिंग होता है, तो मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि कई बार वो हीट के कारण इवेपोरेट हो सकता है, कई बार फ्लूइड है मेल्ट होने के बाद, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गया मेटल, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो कई बार क्या होता है वो लिक्विड कहीं से जो हमारा वॉश आउट हो जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में गया मेटल कहीं पे नीचे आ गया, है ना, बेड पे जो है वो गिर गया, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमें, जो है आयरन ऑक्साइड का जो है पाउडर उस पर दिया जाता है ताकि वो बर्न आउट होने के बाद उस पर मेल्ट हो जाए, उस पर डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, या फिर कई बार हम लोग क्या करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग जैसे कुछ एलवाई ऐड करना होता है, जैसे सिलिकॉन ऐड करना है या मैग्नीशियम ऐड करना है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोड के फ्लक्स के ऊपर में जो है उस तरह का मेटल लगा देते हैं, तो वहां से जो रिकवरी होता है, यानी कि मेल्ट होने के बाद, इलेक्ट्रोड के मेल्ट होने के बाद जो हमारा मेटल रिकवरी होता है हम लोग उसकी बात करते हैं, तो वो हमारा जो है वो, तो इसके लिए कंडीशन, तो यहाँ पे JKL 3 तरह का कोडिंग रहेगा। ठीक है, J है तो यानी कि 100 to 130%, यानी कि J है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर वह बर्न आउट हुआ है, इवापोरेट हो गया है मेटल, तो वहां से हमको रिकवरी मिल जाएगा, कितना तक, मैक्सिमम 130% तक। ठीक है, K होगा तो 30 to 150%, यानी कि 150% जो है मेटल हमारा रिकवरी हो सकता है, यानी कि आधा मेटल अगर पिघलने के बाद कहीं से वॉश आउट हो गया या बर्न आउट हो गया, यानी कि इवेपोरेट हो गया, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L है तो 150 से 160 100%, है ना, 160% तक हम लोग मेटल रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। मेटल रिकवरी मतलब क्या है कि अगर हमारा वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, मेटल जो है वो पिघलता है, पिघलने से हो सकता है वो कहीं बाहर निकल जाए, मेटल बेड पे नहीं रहे। ठीक है, या बहुत ज्यादा हीट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो बर्न आउट हो जाएगा, धुआं, जैसे पानी देखते हैं आपका बहुत ज्यादा हीट होने के बाद क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी मेटल्स हैं, लिक्विड है जो कि पानी भरने के बाद बहुत ज्यादा हीट होने के बाद वो वेपोरेट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हो सकता है, या फिर कहीं वॉश आउट हो गया उसके कारण भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमें मेटल को रिकवर करना पड़ता है। तो वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड ही ऐसा यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड ही ऐसा चूज करते हैं जहां से हमें मेटल रिकवरी। तो कैसे होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड का या जिस मेटल का रिकवरी करना है उस मेटल का हम लोग ऑक्साइड उसके ऊपर पाउडर फॉर्म में क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, है ना, मेल्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें वहां से मेटल रिकवरी मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक्स, ये हमारा है रेडियोग्राफी, एक्सरे रेडियोग्राफी के बारे में, यानी कि इस तरह का इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि वेल्ड बीट बहुत अच्छा चाहिए अगर हमको, तो वहां पे इस तरह का एक्सरे रेडियोग्राफी के बारे में हम लोग एक्सरे रेडियोग्राफी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि इसमें 9 बॉक्सेज होंगे, पहला 2 बॉक्स जो होगा वो लेटर होगा, बीच का जो 4 डिजिट है वो हमारा डिजिट होगा जिसमें कि हम लोग उसकी कोडिंग के बारे में बात किए, और लास्ट का 3 जो कि ऑप्शनल है वो भी हमारा लेटर होगा। तो पहले भी लेटर, बाद में भी लेटर, बीच में डिजिट, इस तरह का आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ से तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको डिकोड करते हैं कि क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पॉज करेंगे और इसको पूरी तरह से अपने कॉपी में देखेंगे और उसको उतारेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि EC4 3 2 1 HJX, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिक दिया हुआ है, आपको पता करना है कि ये किस तरह का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब एग्जाम में इतना तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, एक कोडिंग दिया हुआ रहेगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इसमें जे का क्या वैल्यू है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये मेटल रिकवरी कितना परसेंट है, 100% है, 100 से 50% है, या फिर
फिर 150 से 160% है ना, इस तरह का। तो ऑप्शन दे सकता है, तो जे में देख सकते हैं कि अप टू 130%, 100% टू 130% का हमारा है। ठीक है, एक्स तो क्लियर है, एक्स क्या है, रेडियोग्राफी है। एच हो गया हाइड्रोजन, तो जनरली क्वेश्चन यहां से पूछेगा या इन चीजों से। ई हो गया क्या हमारा, इलेक्ट्रोड किस तरह का, कोटेड इलेक्ट्रोड है। सी क्या हो गया, सेलुलोज टाइप ऑफ फ्लक्स, है ना, यहां से देख सकते हैं आप, C4 सेलुलोज टाइप ऑफ फ्लक्स, है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 4 क्या हो गया, 4 हमारा जो है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ से 4 जो हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो 4 का मतलब 410 से 510 की बात कर रहे हैं। 5 होता तो 510 से 610 की बात करते हैं हम लोग, न्यूटन पर mm स्क्वायर। 3 क्या है हमारा, तो ये हमारा वेल्डिंग पोजिशन है, यानी कि फ्लैट एंड हॉरिजेंटल के लिए हमारा इलेक्ट्रोड है ना। 2 क्या है हमारा, तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज के लिए। तो 2 किस कोड में आएगा, देख सकते हैं आप, 50 वोल्ट के लिए, है ना, 50 वोल्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो डिजिट है 1 है, वो किसके लिए है, तो 1 जो है हमारा इलोंगेशन। फोर्थ कोड जो था हमारा, फोर्थ कोड है ना, परसेंटेज इलोंगेशन के लिए 1 देखते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 1 की रहेगा तो 20% तक। इलोंगेशन क्या होता है कि जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये आई थिंक छूट गया था, चलिए उसको देख सकते हैं। फोर्थ कोड जो है हमारा, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 3 दिया हुआ, यानी कि 24% इलोंगेशन। ये हमारा क्या होता है, एक्चुअली जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, हीट अप होगा, क्योंकि हीट नहीं होगा तो मेल्ट कैसे होगा। तो जब हीट अप होता है तो क्या होता है, उसमें इलोंगेशन आता है। कोई भी मेटल है जब उसको आप हीट करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी एरिया बढ़ती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। तो क्योंकि ये लेंथ इलेक्ट्रोड का जनरली डायमीटर कम होता है, लेंथ ज्यादा होता है, तो इसकी इलोंगेशन होती है। ठीक है, तो कितना इलोंगेशन तक ये परमिट करता है, प्लस इंपैक्ट स्ट्रेंथ इसका कितना होगा, उसके बारे में बात करते हैं फोर्थ कोड। तो अगर 1 है तो 20% तक इलोंगेशन होगा, 2 है तो 22% तक, 3 4 5 6 7 जो भी होगा यहाँ पे 3 4 5 6 7, तो ये 24% तक इलोंगेशन यहाँ पे परमिसेबल है। इलोंगेशन मतलब होता है कि इसके लेंथ में कितना चेंजेज आया। अगर हीट हो रहा है तो ये क्या होगा, लॉन्ग लेंथ इसका बढ़ेगा। तो कितना से बढ़ा, तो उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 24% है, यानी कि अगर 100 मीटर का हमारा जो है, सॉरी 100 mm का, 100 mm का जो है हमारा इलेक्ट्रोड था, ठीक है, तो वो 24% से बढ़ेगा, यानी कि 124 mm का वो इलेक्ट्रोड हो जाएगा, है ना। ये हमारा परसेंटेज इलोंगेशन दिखा रहा है ना, यहाँ से। चलिए, तो ये हो गया हमारा इलोंगेशन के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा एच क्या है, हाइड्रोजन। जो इलेक्ट्रोड बर्न आउट होगा तो उसमें कितना हमारा जो है कितना ml तक जो है, लीटर तक हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, ml सॉरी, लीटर नहीं ml, मिलीलीटर, है ना, तक होगा। जी हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ मेटल रिकवरी, एक्स हो गया रेडियोग्राफी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां से आपको और भी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। रीजन ये है कि इसको याद रखना आसान होता है। बस इसमें आपको यहाँ पे रहेगा ई सब में, है ना, ई मतलब इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पे जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, है ना, 40 है तो 40 इंटू 10,000 PSI, है ना, पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, इसका यूनिट हो गया। ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेस का, समझिए कि स्ट्रेस का या प्रेशर का जो यूनिट होता है वही हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो वेल्डिंग पोजीशन है, और इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड वाला है वो हमारा जो है वेल्डिंग पोजीशन। दो से, यानी कि वेल्डिंग पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, है ना, फिलेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन। एंड लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला, आई होप जस्ट 1 मिनट, टाइप्स ऑफ कोटिंग, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ कोटिंग है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, ये पहला इसके जैसा ही है। पहला हो गया इलेक्ट्रोड एक्सट्रूजन प्रोसेस से, या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में जो कोटेड इलेक्ट्रोड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा इसमें हमारा ये जो हो गया वेल्डिंग पोजीशन हो गया, और हमारा टाइप्स ऑफ कोटिंग। बस ये इंटरचेंज हो जाता है ना। उसमें देखिए यहाँ पे
ये टेंसाइल स्ट्रेंथ था, ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ। ये हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोड हो गया। ये हमारा टाइप्स ऑफ फ्लक्स कौन सा है, कोटिंग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। यहाँ पे हमारा 4 है, यानी कि 40, जिसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये है तो एक्चुअल में टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपको ये नहीं पूछेगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ये पूछा जाएगा कि इसमें 4 का क्या मीनिंग है, इस कोड का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, ठीक है। और 3 जो था यहाँ पे हमारा क्या था, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखा रहा था, है ना। और 3 क्या था, हमारा वेल्डिंग पोजिशन था, ठीक है, यहां से वेल्डिंग पोजीशन था। और 2 क्या था हमारा, 2 जो है हमारा, सॉरी 3 जो है हमारा वो एलोंगेशन को दिखा रहा था, 2 जो है वेल्डिंग पोजीशन को दिखा रहा था, और 6 जो है ये हमारा दिखा रहा था वेल्डिंग करेंट्स को। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोड को दिखाया, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाएगा, ये हमारा क्या दिखाएगा, पोजीशन को, वेल्डिंग पोजीशन को, और ये जो है हमारा दिखाएगा टाइप्स ऑफ कोटिंग का। तो यही बस एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आता है, अदरवाइज जो है सीक्वेंस वही सेम ही है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे पोजीशंस जो है वो पहले आ जाता है, बट यहाँ पे पोजीशन जो है हमारा वो बाद में आता है ना। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हो गया हमारा जो है इलोंगेशन, ये हो गया पोजीशन, और ये हो गया हमारा वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, यहाँ से। तो ये सारा था हमारा अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का, ठीक है। तो आप ये एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई होप कि जो इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन है, कोडिंग है, कोडिंग में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी और इंडियन वेल्डिंग सोसाइटी में, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे लिखा हुआ रहेगा कोडिंग, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से कोड दिया रहेगा, इससे बताएगा कि बताइए कि एच का क्या मान है ना, एच की क्या मीनिंग है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको पसंद आया, कुछ समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।